हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 साइंस का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका पार्ट 3। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड से। ओके, तो मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं जो इजीली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे हम इन दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने वाले हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सचर लिया है एसीटोन एंड वाटर का। एसीटोन भी एक टाइप का लिक्विड है, प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर है ये। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि दोनों के मिक्सचर को हम यहाँ से हीट करेंगे। अब हीट करने में क्या होगा, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से कम है। ओके, तो क्या होगा, एसीटोन जो है वाटर से पहले बॉयल होना शुरू कर देगा, और उसके जो वेपर्स है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो यहाँ से इस पाइपलाइन में आएंगे, और ये है वाटर कंडेंसर। क्या है ये, वाटर कंडेंसर। यहाँ से ठंडा पानी अंदर जाता है जिसके कोल्ड टेम्परेचर की वजह से जो एसीटोन वेपर में है वो लिक्विड में बदल जाता है, और यहाँ से वही जो वाटर है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जो लिक्विड फॉर्म में एसीटोन मिला वो इस कंटेनर में जमा हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या हुआ, एसीटोन और वाटर जो है वो दोनों सेपरेट हो गए। अब ये जो हमने प्रोसेस किया इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ओके, तो डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि सपोज वाटर है और एसीटोन है, तो क्या कंडीशन है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। सो गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे करें। तो एयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो आपको पता होगा, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इन सब गैसेस को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 22 पे एक फ्लो चार्ट दिया होगा, एयर, फिर उसके नीचे लिखा है कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, लिक्विड एयर। ओके, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम गैस को अगर ज्यादा प्रेशर देंगे और उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, गैस लिक्विड में बदल जाएगा। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज करनी है। Allow to warm up slowly in fractional distillation column. Gases get separated at different heights. अब होता क्या है, हमने लिक्विड एयर में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद हर एक गैस की बॉइलिंग पॉइंट अपनी अपनी होती है। ओके, तो वो लिक्विड को अगर हम बॉयल करेंगे तो पहले सपोज यहाँ पे आपको डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स दी हुई है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स कुछ इस तरह दी हुई है, मैं छोटा सा टेबल बना के आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन।
तो ये तो 0 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है, -196, मतलब बहुत कम टेम्परेचर हो गया, इसमें ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता है। ओके, ये इतना कम टेम्परेचर है। तो अब देखते हैं कि हम इन चारों गैसेस को या पांचों गैसेस को अलग कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहां से एयर अंदर जाएगी, अब एयर पे हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। एयर पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब एयर पे प्रेशर अप्लाई होगा फिर उसके बाद हॉट एयर आगे प्रोसीड करेगी। फिर यहां पे आके जो हॉट एयर है उसका टेम्परेचर कम किया जाएगा। कैसे? यहां से एकदम फुल कोल्ड पानी अंदर जाएगा ये पाइपलाइन के थ्रू। अब ये पाइपलाइन ठंडी है, ओके, तो ये जो हॉट एयर है उसके कांटेक्ट में आएगी तो हॉट एयर जो है वो कोल्ड हो जाएगी, मतलब कि वो ठंडी बन जाएगी, और जो अंदर का पानी है वो गर्म हो जाएगा। और उसके बाद कोल्ड एंड कंप्रेस्ड एयर यहां से पास हुई। फिर यहां पे आता है सेपरेटर। ओके, सेपरेटर में क्या होता है, ड्राई आइस बाहर निकलती है। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है। और जब ड्राई आइस सेपरेट हो गई तो जो लिक्विड एयर है वो यहां से पास होगी और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में आएगी। ये क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। यहां पे क्या होगा, पहले नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा और फिर उसके बाद आर्गन सेपरेट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो बची हुई लिक्विड एयर है वो यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन की तरह जमा हो जाएगी और यहां से ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट गैसेस अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से सेपरेट होती गई। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल? सो गाइस, हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट के सैंपल को हम प्योर सैंपल में कैसे बदलेंगे वो अब हम देखने वाले हैं। तो वो हम किस प्रोसेस से करेंगे उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो हम करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा वाटर लेंगे, उसमें वो इम्प्योर जो इम्प्योर सैंपल है उसे हम वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमने डिसॉल्व्ड इम्प्योर सैंपल को डिसॉल्व किया तो उसके बाद हम इस वाटर को हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट कर देंगे। क्या होगा, जो हमने फिल्ट्रेट किया है जो नीचे, तो फिल्ट्रेट करने से क्या होगा, जो भी इम्प्योर पार्टिकल्स है, मतलब कि जो कॉपर सल्फेट के अलावा जो पार्टिकल्स मौजूद है सैंपल में वो फिल्ट्रेट हो जाएंगे और नीचे जो सॉल्यूशन बचेगा वो कॉपर सल्फेट और पानी का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, इवेपोरेट होने देंगे। फिर उसके बाद उसको हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से ढक देंगे। जब उसमें से वाटर वेपर्स निकल जाएंगे उसके बाद हम उसे ढक देंगे फिल्टर पेपर से। तो क्या होगा, आप कुछ दिन में देखेंगे तो वो जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल्स बन गए होंगे। क्रिस्टल्स मतलब कि ऐसे बड़े बड़े टुकड़े बन गए होंगे। ओके, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अब जो ये जो क्रिस्टल्स है उसमें क्या है, प्योर कॉपर सल्फेट है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड ऑब्टेन करने के लिए उसके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दे, जिस प्रोसेस को बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। अब क्या करते हैं, सी वाटर को लेते हैं हम, फिर उसके बाद उसे धूप में रख देते हैं तो सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। फिर नीचे जो क्रिस्टल्स बचते हैं वो सॉल्ट के होते हैं। ओके, लेकिन सी वाटर में साथ में मिट्टी भी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
जो सी वाटर है उससे पहले फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। फिर जैसा ही हमने कॉपर सल्फेट के साथ किया, हमको वैसा ही सी वाटर के साथ करना होगा। ओके, फिर उसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। फिजिकल चेंजेस मतलब जो कि रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि सपोज एक बार वो चेंज हो गया तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं एक रबर बैंड का। रबर बैंड स्ट्रेचेबल होता है, उसको हमने ऐसे एकदम खींच के स्ट्रेच कर दिया। ओके, अब वो अपने फॉर्म में वापस आ सकता है। ओके, तो ये क्या था? फिजिकल चेंज था। केमिकल चेंज मतलब कि जैसे मिल्क में से हम कर्ड बनाते हैं, तो कर्ड में से मिल्क नहीं बन सकता। दूध में से दही बनाते हैं तो क्या होता है? दही में से वापस हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको। तो वो क्या है? केमिकल चेंज है। तो ये था फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। There are two types of pure substances. The first one is element and the second one is compound. अब elements first time रॉबर्ट बॉयल ने डिस्कवर किया था 1661 में, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए थे। फर्स्ट टाइम ये वर्ड रॉबर्ट बॉयल ने यूज किया था। एंटोइन लेवॉइजर एक फ्रेंच केमिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को प्रैक्टिकली प्रूव किया था। अब एलिमेंट्स एक्चुअली है क्या? एलिमेंट्स एक बेसिक मैटर है जिसे हम और डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। उनके सारे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक भी पार्टिकल डिफरेंट होता नहीं है। ओके, पार्टिकल्स आर सिमिलर इन केस ऑफ एलिमेंट्स। ओके, फिर उसके बाद एलिमेंट्स के टाइप्स क्या है? तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ओके, इन जनरल मेटल्स जो होते हैं उनके पास एक शाइनी सरफेस होती है। ओके, मतलब दूर से देखने पे मेटल शाइन करते हैं। जैसे आप स्टील को देख लो, फिर उसके बाद आयरन है उसे देख लो। ओके, तो वो क्या है? दूर से शाइन करते हैं। ओके, वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स, उनके पास शाइनी एंड लस्टरस सरफेस नहीं होती है। नॉन मेटल्स को दूर से देख के आप नहीं बोल सकते कि उसकी सरफेस शाइन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कोल मीन्स के कोयला, वो भी एक नॉन मेटल है। दूर से देखने में क्या वो शाइन करता है? नहीं। ओके, फिर उसके बाद वापस आते हैं मेटल्स पे। तो मेटल्स मैलिएबल है, मैलिएबल, MELLEABLE। ओके, मैलिएबल मतलब उन्हें हैमर से हिट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं, उन्हें अगर आप हैमर से हिट करोगे तो वो टूट जाएंगे। थिन शीट्स में उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर से हम आते हैं मेटल्स पे। ओके, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब कि उन्हें अगर आप हिट करोगे तो उसमें से एक साउंड आएगी जो मतलब आपके कानों में गूंजेगी। ओके, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उनको हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी कैचअप कर लेती है, लेकिन नॉन मेटल्स टोटली अपोजिट होते हैं उस केस में। फिर उसके बाद दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कि उन्हें वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स मतलब जो दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हो वो होता है मेटेलॉइड। उसको ना ही हम प्योर मेटल बोल सकते हैं, ना ही हम प्योर नॉन मेटल बोल सकते हैं। वो होते हैं मेटेलॉइड्स, मतलब के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होते हैं।
ओके, फिर अब हम आते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स दो या ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। अब सपोज हमने लिया ए नाम का एक एलिमेंट और उसके साथ हमने मिक्स किया बी नाम का एलिमेंट, तो हमें सी मिला जो कि है एक कंपाउंड। ओके, अब ए की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन एलॉय में क्या होता था कि जो दो मेटल्स है उन्हें मिक्स करके जो एलॉय मिलता है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके कंपोनेंट से टोटली डिफरेंट होती है। तो जरूरी नहीं है कि ए और बी में जो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सी में भी हो। कंपाउंड के उसके कंपोनेंट से टोटली डिफरेंट फीचर्स होते हैं। ओके, कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स which are combined with each other in a fixed proportion. Okay, तो ये डिफरेंस था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का डिफरेंस दिया हुआ है। अब मिक्सचर्स क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और कोई न्यू सब्सटेंस या न्यू मैटर फॉर्म नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड क्या है? दो या तीन एलिमेंट्स या सपोज दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हम मिक्स करते हैं तो उससे हमें न्यू मैटर मिलता है। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फिर अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन मतलब कि जैसे सॉल्ट और वाटर है, तो सॉल्ट कभी हमने ज्यादा डाल दिया तो भी वो डिसॉल्व होने वाला है, कभी कम डाल दिया तो भी वो डिसॉल्व होने ही वाला है। ओके, तो सॉल्यूशन तो वही रहेगा। लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड्स में फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए कि भाई ए एलिमेंट जो है वो हम 4x डालेंगे, 4x जितनी क्वांटिटी होगी उसकी। फिर बी एलिमेंट है वो हम 3x डालेंगे। ऐसे हर बार प्रपोर्शन सेम होना चाहिए। जैसे A और B का प्रपोर्शन क्या है? 4:3। तो ये जो फिक्स्ड रेशियो है वो कंपाउंड्स में नेसेसरी होता है, जबकि मिक्सचर्स में वो नेसेसरी नहीं है। A mixture shows all the properties of the constituent substances. मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्सचर में भी दिखते हैं, लेकिन कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड में नहीं दिखते। ओके, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। The constituents can be separated only by chemical or electrochemical methods. जो compounds है उन्हें हम chemical method से ही separate कर सकते हैं, जबकि mixtures को हम easily physical method से भी separate कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर देखने वाले हैं, वो है चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको समझ आ गया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।